नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। जब माइकल बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों से घिर गया तभी वह रुका। अब उसके पास प्रचुर मात्रा में मौजूद मानव भंडार के साथ रैनकेक प्राणियों को बुलाना और हटाना लगभग सहज लगता था, जैसे कोई खेल का मैदान हो। माइकल को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब आखिरकार खुद को विकसित करने का क्षण आया तो उसने पाया कि उसका दिमाग विचारों से घिरा हुआ है और उसकी भावनाएं तेजी से बदल रही हैं। प्रत्याशा, उत्तेजना, संदेह, डर, अत्यधिक सावधानी, लगभग पागलपन की हद तक। यही आखिरी घटना थी जिसने उसे अपनी रक्षा के लिए इतने सारे मरे हुओं को बुलाने के लिए मजबूर किया, जबकि स्पार्टन, लकी और प्रिंस अकेले ही उसकी सुरक्षा के लिए काफी थे। बाकी सब महज संख्याएं थी, उपयोगी तो थी, लेकिन वास्तविक खतरों के सामने अंततः महत्वहीन थी। फिर भी उनकी सावधानी निराधार नहीं थी। उन्हें किसी भी गड़बड़ी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई, खासकर विकास जैसी महत्वपूर्ण और अनिश्चित प्रक्रिया के दौरान, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। यह उनका पहला अनुभव था, इसलिए भले ही उसकी सावधानियां हद से ज्यादा सनक भरी थी, माइकल ने उन्हें बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। माइकल ने गहरी सांस ली। वह पहले ही अपने मरे हुए सैनिकों को आदेश दे चुका था। उस मोर्चे पर अब चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अब बस मुख्य कार्यक्रम ही बाकी था। होठों पर चिंता भरी मुस्कान लिए माइकल ने कुछ बुदबुदाया जो उसने लंबे समय से नहीं कहा था। विकास के बिंदु, अपनी सीमाएं दिखाओ, विकसित होना। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकला, मानो वास्तविकता ही विकृत हो गई। माइकल को एक और सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। उसका शरीर चमकने लगा, हर रोम से तेज, चकचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी, मानो उसकी आत्मा ही पिघलकर फिर से बन रही हो। प्रकाश इतना तीव्र था कि उसके आसपास की दुनिया अदृश्य हो गई। माइकल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न आकाश, न भूमि, न ही कोई मृत प्राणी, बस अंतहीन सफेद रंग, मानो वह शुद्ध ऊर्जा में निलंबित हो। उसके घुटने लड़खड़ा गए, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह चिल्लाया। दर्द तात्कालिक, असहनीय और असहनीय था। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी मांसपेशियां इस तरह जकड़ गई मानो हजारों कीले अंदर से बाहर की ओर उसके मांस में ठोकी जा रही हो। वह सांस नहीं ले पा रहा था, वह देख नहीं सकता था, वह सोच भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग इतनी तीव्र पीड़ा के बवंडर में फंसा हुआ था कि उसने बाकी सब कुछ झांक लिया था। फिर उसका शरीर बाहर की ओर फट गया। सचमुच में नहीं, लेकिन उसकी शक्ति के विस्फोट के कारण उसके नीचे की धरती फट गई। हवा कांप उठी और एक आघात तरंग बाहर की ओर फैल गई। आसपास के कई पेड़ टहनियों की तरह टूट गए। कुछ कमजोर मरे हुए प्राणी पीछे की ओर धकेल दिए गए और जमीन पर गिर पड़े। माइकल एक घुटने पर, फिर दोनों घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथ मिट्टी में धंस गए और वह फिर से चीखने लगा। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गईं और चट्टानों को सहजता से चूर चूर कर दिया। उसकी अपार शक्ति, जो अब अनियंत्रित रूप से बेकाबू हो गई थी, अनजाने में ही आसपास के वातावरण को नष्ट करने लगी। वह चाहता था कि यह सब रुक जाए। हे भगवान, वह चाहता था कि यह सब रुक जाए। फिर अचानक एक विचार आया जो अपनी स्पष्टता में भयावह था। इसे खत्म करो, बस खुद को मार डालो, इसे रोक दो। और दर्द और भी बढ़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा महसूस होने लगा मानो उसके शरीर को बार बार फाड़कर फिर से सिला जा रहा हो और हर बार तीव्रता बढ़ती जा रही हो। शरीर की हर नस चीख रही थी, शरीर की हर मांसपेशी कांप रही थी। अदृश्य दबाव के कारण उसकी हड्डियां कराह रही थीं। लेकिन इन सबके नीचे, दुख की गहराई में, माइकल इसे महसूस करता था। परिवर्तन। उसका मांस सख्त होता जा रहा था। उसकी ऊर्जा की धाराएं चौड़ी हो रही हैं। उसका खून अजीब और शक्तिशाली होता जा रहा था। लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं था। वह इस बदलाव को समझने की स्थिति में नहीं था। वह बस पकड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तो उसने ऐसा ही किया। उन्होंने सहन किया, भले ही प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया हो। माइकल ने हार मानने से इनकार कर दिया। चकाचौंध कर देने वाली और अप्राकृतिक रोशनी जंगल के खुले मैदान में दूसरे सूरज की तरह फैल गई। मरे हुए लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि भावना उनके लिए एक अपरिचित अवधारणा थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें इसकी नकल करने की अनुमति दी। और अब उन्होंने कुछ भावनाओं की नकल की। स्पार्टन दृढ़ता से खड़ा रहा, उसकी निगाहें माइकल पर टिकी हुई थीं। लकी एक शिकारी की तरह नीचे दुबका हुआ लगातार अपना सिर अगल बगल घुमा रहा था और अनदेखे खतरों पर गुर्रा रहा था। वह माइकल के सबसे करीब रहा, छोटे छोटे तेज कदमों से इधर उधर घूमता रहा, जैसे कोई भेड़िया अपने घायल झुंड के नेता की रक्षा कर रहा हो। प्रिंस, जो आमतौर पर अपनी मुद्रा में शांत रहता था, तड़पते हुए माइकल और ऊपर आकाश की ओर देखते हुए लगभग व्याकुल प्रतीत हुआ। उसके पंजे जैसे हाथ बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे। बाकी बचे हुए मरे हुए लोग हिलने लगे। दर्जनों मरे हुए प्राणियों ने अपने स्वामी के चारों ओर एक पूर्ण घेरा बना लिया। माइकल की चीखें एक बार फिर गूंज उठी, कच्ची, अनकही पीड़ा जो मरे हुओं के दिमाग को भेद गई। वे इसे उस तरह महसूस नहीं कर सकते थे जैसे कोई जीवित प्राणी करता है, लेकिन उनके अंदर कुछ बदलाव जरूर आया। उनके और उसके बीच का संबंध बेतरतीब ढंग से धड़क रहा था, मानो कोई बेताल ढोल बज रहा हो। उन्हें उसकी पीड़ा लहरों की तरह महसूस हुई, उबड़ खाबड़ और हिंसक। हर बीतता पल तनाव को और बढ़ा रहा था। माइकल के शरीर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि जंगल दोपहर के समय जैसा लग रहा था, जबकि वास्तव में काफी शाम हो चुकी थी। फिर अचानक चीखना बंद हो गया। प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। माइकल घुटनों के बल बैठा रहा, हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ फटी हुई मिट्टी में गहरे धंसे हुए थे। उसकी पीठ से भाप निकल रही थी। उसका लबादा बुरी तरह फटा हुआ था।
पसीने और मिट्टी से लथपथ उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। वे मरे हुए लोग भी नहीं हिले। वे इंतजार करते रहे। माइकल की सांसें धीमी, अनियमित और उथली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस को उसके जलते हुए फेफड़ों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो। उसका दिमाग धुंधला था, उस दर्द की गूंज से भरा हुआ था जो इतना व्यापक था कि ऐसा लग रहा था मानो उसने न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसकी आत्मा पर भी स्थायी निशान छोड़ दिए हों। कुछ देर तक वह बस वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। घटना के बाद वह कांप रहा था। वह जीवित था, माइकल ये जानता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। वह भय, वह कच्चा आदिम प्रकार का भय जो आपकी मानसिक स्थिरता को कुरेदता है, उसके विचारों के पीछे एक परछाई की तरह मंडराता रहता था। उसे पता था कि दर्द होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह मुश्किल से ही बच पाएगा। सच कहें तो किसी जीवित प्राणी का विकास करना किसी मृत प्राणी के विकास करने जैसा बिल्कुल नहीं था। एक मरे हुए प्राणी के पास सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह प्रक्रिया कितनी भी अप्राकृतिक या दर्दनाक क्यों न हो, उसे उससे गुजरना ही था। लेकिन किसी जीवित प्राणी के लिए यह बिल्कुल अलग था, बेहद भयावह। दर्द इतना तीव्र और इतना कष्टदायक था कि माइकल को सचमुच लगा कि वह इसे रोकने के लिए अपनी जान ही दे दे। एक बेतुका विचार, एक खतरनाक मामला, लेकिन उस क्षण भी किसी चीज ने उसे रोक रखा था। उसे पता नहीं था कि क्या ये लाल कणा ही थी। माइकल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन ये संदेह उसके मन के भीतर एक फुसफुसाहट की तरह बना हुआ था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सब खत्म हो गया था, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संदेह बना रहा कि उसकी प्रतिभा, उसकी शक्ति केवल मरे हुओं पर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ पर काम कर सकती है, जिससे उसके भीतर अवर्णनीय भावनाओं की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे, जैसे कोई सपने से जाग रहा हो, माइकल ने अपना सिर उठाया। उसके चारों ओर उसके मरे हुए सैनिक एकदम खामोशी से खड़े थे। न कोई आह, न कोई हलचल, बस खामोश सतर्कता। वे चिंता जताने के लिए काफी बुद्धिमान थे, और इस समय उनमें से हर एक ऐसा लग रहा था जैसे अपनी सांस रोक रहा हो। माइकल ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। उसका गला जल रहा था। मैं ठीक हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, समूह में एक बदलाव आया। सूक्ष्म लेकिन महसूस किया गया। मांसपेशियां शिथिल हो गईं, पंजे नीचे हो गए, वातावरण में तनाव भी कम होता प्रतीत हुआ। माइकल ने खुद को सीधा खड़ा किया। शरीर के हर जोड़ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी ताकत जल्दी ही लौट आई, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से। तेज दर्द लगभग तुरंत ही कम हो गया, और उसकी जगह उसके अंगों में एक अजीब सी शांत गर्माहट फैल गई। फिर उसने इसे देखा। उसका हाथ पीला, चिकना, लगभग अलौकिक सा। ये क्या बकवास है, उसने बुदबुदाया। अब पूरी तरह से खड़े होकर उसने खुद को ठीक से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, उसका वस्त्र फटा हुआ था और पट्टियों में लटक रहा था, लेकिन जिस चीज ने उसकी नजरें खींची वह थी उसकी त्वचा। गोरा, लगभग चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह पीला। बीमार नहीं, बल्कि निर्मल, बहुत साफ, बहुत ही उत्तम। उसकी नजर अपने बालों पर पड़ी। एक लट उसके सीने के पास लटक रही थी। उसने उसे पकड़ा और अविश्वास से ऊपर उठाया। इसमें काफी वृद्धि हुई थी। अब यह लगभग उसकी कमर तक पहुंच गया था। एक झटके से पता चला कि यह और भी आगे तक खिंच गया था, लगभग उसके नितंबों तक। रेशमी, गहरे काले रंग का और असामान्य रूप से चिकना, ये ढलते प्रकाश में हल्की सी झिलमिलाहट बिखेर रहा था। वाह, उसने रूखेपन से बुदबुदाते हुए अपने बाल कान के पीछे कर लिए। अब मैं किसी प्राचीन राजकुमार जैसा दिख रहा हूँ। उसके शरीर में भी कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। पहले से ज्यादा भारी नहीं, बल्कि दुबला पतला। उसका कद अभी भी लंबा था, लगभग 6 फीट, लेकिन अब वह गठीला और सुडौल हो गया था। मजबूत, हथौड़े की बजाय तलवार की तरह पतला। वह देखने में सुरुचिपूर्ण लग रहा था। उनकी शारीरिक मुद्रा भी अधिक संतुलित और सटीक लग रही थी। स्पार्टन के विकास के दौरान जो बदलाव हुए थे, उन पर उसने ध्यान नहीं दिया था। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि मरे हुए लोग जीवित लोगों से अलग होते हैं। माइकल ने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले जिस चीज को महसूस किया, वह थी मानव ऊर्जा। पब फ्यूचर एड्स। यह उसके भीतर एक प्रलय की तरह उमड़ पड़ा, जिसे रोकना मुश्किल था। यह अनुभूति मदहोश कर देने वाली थी। माइकल ने गहरी सांस ली और उसके आसपास की हवा में एक झंझनाहट सी महसूस हुई। उसकी ऊर्जा का भंडार काफी बढ़ गया था, और उससे भी बढ़कर उसकी गुणवत्ता में बदलाव आ गया था। अब वह अधिक सघन और समृद्ध महसूस हो रही थी। यदि पहले ये कच्चे तेल की तरह था, तो अब ये परिष्कृत सार तत्व की तरह था, शक्तिशाली और जीवंत। ये जानना जरूरी है कि जागृत करने वालों के पास अत्यंत शुद्ध माना शक्ति थी। इससे भी अधिक शुद्ध शक्ति की अवधारणा अद्भुत थी। और उनका शरीर, हे भगवान, उनका शरीर तो बिल्कुल ही अलग चीज थी। माइकल ने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, और जब उसके पैर के नीचे की जमीन थोड़ी सी चटक गई तो वह आश्चर्य से पलके झपकाने लगा। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने अपना पैर थोड़ी और ताकत से जमाया। बूम, एक उथला गड्ढा बन गया। गंभीरता से, क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं लग रहा है? स्पार्टन भी एक उच्च स्तर के मानव में विकसित हो गया था, लेकिन कमजोर स्तर पर होने के बावजूद माइकल को यह संदेह होने लगा कि उसका विकास अधिक मजबूत प्रतीत होता है। माइकल ने अपने पैर की तरफ देखा, फिर अविश्वास भरी भौहों के साथ जमीन की तरफ देखा। वह कोशिश भी नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। धत्ते रिकी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माइकल ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब मैं अलग हूँ, और वह था भी, एक से अधिक मायनों में। लेकिन आखिर वह बन क्या गया था? इसका पता लगाने का केवल एक ही सीधा तरीका था। माइकल ने अपना ध्यान उन सूचनाओं पर केंद्रित किया जो उसके विकास के बाद दिखाई दी थी। माइकल नॉर्मन का विकास और उन्नति होकर वह एक उच्च कोटि का मानव बन गया है। आप काफी मजबूत हो गए हैं। अपने तत्वों के साथ आपकी आत्मीयता में काफी वृद्धि हुई है। आपकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है।
आपकी चपलता में काफी वृद्धि हुई है। आपके संविधान में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आपकी बुद्धिमत्ता में काफी वृद्धि हुई है। स्थिति तारांकन नाम माइकल नॉर्मन वर्ग कुशल नेक्रोमेंसर स्तर 20 EXP 86,418/1,34,551 शक्ति 23.75 फुर्ती 35.51 फ्यूचर एड्स संविधान 34.12 खुफिया जानकारी 153 00 विशेषता अंक 0 कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी वार इंद्रियों को साझा करना, भाला चलाना, एसिड शॉट हड्डी का भाला, धीमा अभिशाप, अंधा अभिशाप, हड्डी का कवच, लाश विस्फोट, एसिड बॉल, माना तीर, मृत्यु किरण, बुनियादी मार्शल आर्ट। प्रतिभा अनंत विकास क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 50/100 उपहार उत्पत्ति का चिन्ह तारांकन 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 तारांकन। रुको कुछ गड़बड़ है। माइकल के चेहरे पर तुरंत शिकन आ गई। जैसे ही उसने अपना स्टेटस खोला उसे उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन और अपने शरीर में महसूस हो रही ताकत के आधार पर उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उसे आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन ये क्या था? स्टेटस खोलने के बाद उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा? ये आंकड़े क्या थे? उनके आंकड़े आधे क्यों हो गए थे? अगर माइकल ने इसे विकसित होने से पहले देखा होता तो वह घबरा जाता, लेकिन स्थिति केवल भ्रमित करने वाली थी, चिंताजनक नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में महसूस हो रही ताकत नकली नहीं थी। ये जितना वास्तविक हो सकता था उतना ही वास्तविक था। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी उसे अचानक एक एहसास हुआ, मैं अब इंसान नहीं रहा। अगर उसकी दुनिया का कोई व्यक्ति इसे सुनता तो यह उसे भयावह लगता। हालांकि माइकल की स्थिति को समझने की यही कुंजी थी। वह अब इंसान नहीं रह गया था। अब वह एक उच्च कोटि का मानव बन चुका था, एक ऐसी जाति जो सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये याद रखना महत्वपूर्ण था कि दो कारक थे जो किसी व्यक्ति के स्तर में वृद्धि के साथ साथ उसके आंकड़ों को प्रभावित करते थे। वर्ग और नस्ल। क्लास जितनी बेहतर या जितनी अनोखी होगी, जागृत व्यक्ति के स्टैट्स को उतने ही अधिक फायदे मिलने की संभावना होगी। सांख्यिकी अंक किसी व्यक्ति की अपनी जाति के भीतर की ताकत के संकेतक थे। उदाहरण के लिए, किसी मनुष्य की शक्ति में एक अंक उस मनुष्य की शक्ति में एक अंक के बराबर ही होता है। किसी मनुष्य की शारीरिक शक्ति में 2 अंक की वृद्धि का मतलब था कि वह मनुष्य औसत मनुष्य की तुलना में 2 गुना मजबूत था। यही बात अन्य जातियों पर भी लागू होती थी। कल्पित बौनों के लिए एक एल्फ की ताकत में 1 अंक का मतलब एक एल्फ की ताकत में 1 अंक का ही अंतर था। किसी एल्फ की ताकत में 2 अंक की वृद्धि का मतलब था कि वह एल्फ औसत एल्फ की तुलना में 2 गुना मजबूत था। यदि सभी जागृत व्यक्तियों के लिए सामान्य संकेतक के रूप में मानव आंकड़ों का उपयोग किया जाता तो एक मजबूत नस्ल के आंकड़ों में अधिक अंक होते, क्योंकि वे ये दर्शाते हैं कि वे अन्य मनुष्यों की तुलना में कितने मजबूत हैं, न कि अपनी ही नस्ल की तुलना में। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि माइकल के आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह अब मानव संकेतक का उपयोग नहीं करता था। अब वह एक उच्च कोटि का इंसान था और उसके आंकड़े एक उच्च कोटि के इंसान के रूप में उसकी ताकत को दर्शाते थे। हालांकि इससे एक और विचार मन में आया। यह सोचना गलत है कि किसी इंसान की बुद्धिमत्ता के लिए 270 गुण अंक एक उच्च स्तर के इंसान के लिए केवल 153 अंक होते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़ा जितना अधिक होगा, अंतर उतना ही अधिक होगा। उच्च मानव जाति की तुलना में मानव जाति कितनी कमजोर थी। तुरंत ही माइकल को नस्लों के बीच शक्ति के अंतर का एहसास हो गया। उसकी जाति भी उसे उसकी कक्षा की तरह ही गुण अंक प्रदान करेगी। यदि वह पूरी तरह से अपनी क्लास पर निर्भर होता, जो प्रति लेवल अप पर 4 एट्रीब्यूट पॉइंट देती है, तो भले ही उसके और दूसरे इंसान के स्टैट्स घटकर 1 हो जाए, क्या वास्तव में उनके शुरुआती पॉइंट समान होंगे? नहीं। पहले से ही माइकल जानता था कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसका पूर्ण स्वरूप अब उसके सामने युद्ध के लिए खड़ा कर दिया जाए तो। माइकल को यह बात स्वीकार करने में दुविधा हो रही थी, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए शायद 10 वार करने की जरूरत न पड़े। हालांकि दुविधा में होने के बावजूद माइकल उससे कहीं ज्यादा रोमांचित था। वह क्यों नहीं होगा? शक्ति में यह वृद्धि अवेकनर बनने के बाद से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यह किसी वर्ग से उधार ली गई या किसी वस्तु से प्राप्त शक्ति नहीं थी, यह उसकी अपनी शक्ति थी। हालांकि उसने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था। माइकल को लगा कि वह अपने अमर उच्च मानव जादूगर स्पार्टन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मरे हुए लोग आमतौर पर अपने असली समकक्षों से कमजोर होते हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। माइकल को यह मानने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था कि यह सच हो सकता है। उनका विकास स्पार्टन के विकास से भी कहीं अधिक तीव्र प्रतीत हुआ। बेशक इसका कारण ये हो सकता है कि वह एक अवेकनर है, उसके बुनियादी आंकड़े शुरू से ही उच्च थे। इसके अलावा उसके मरे हुए साथियों की रैंक में हुई उन्नति से मिली प्रतिक्रिया ने भी शायद इसमें भूमिका निभाई हो। कारण चाहे जो भी हो, माइकल को लगता था कि वह कम से कम स्पार्टन जितना ही मजबूत है, और इसका केवल एक ही मतलब था, अब उसकी तुलना असाधारण श्रेणी के प्राणी से की जा सकती थी। अब फ्यूचर एड्स। साथ ही उसके पास प्रारंभिक चरण के रैंक 2 प्राणी की शक्ति भी थी। वह खुद अभी दूसरे रैंक तक भी नहीं पहुंचा था, फिर भी वह पहले से ही उन लोगों से मुकाबला कर सकता था जो वहां पहुंच चुके थे, बिल्कुल लकी, प्रिंस और स्पार्टन की तरह। और हाँ, वो मरे हुए लोगों का ग्रिफिन, एक सच्चा रैंक 2 का मरे हुए प्राणी। हाई ह्यूमन बनने के लिए 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं।
अगर पिछली लागत से 5 गुना ज्यादा लागत का नियम अभी भी लागू होता है तो अगले इवोल्यूशन के लिए मुझे 500 पॉइंट्स की जरूरत होगी। अपनी मौजूदा दैनिक वृद्धि दर के हिसाब से माइकल को उस लक्ष्य तक पहुंचने में केवल 10 दिन लगेंगे। अगर वह अपने अनुबंध के सभी स्लॉट भर देता है तो उसे केवल 5 की ही आवश्यकता होगी। अंत में मेरे पास अभी भी विकास के अंक बहुत कम है, उसने आह भरते हुए कहा। हालांकि अब उसके पास अपार व्यक्तिगत शक्ति थी और वह इसके प्रति काफी जुनूनी भी था। माइकल अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जादू टोना को नजरअंदाज करने की गलती को बखूबी जानता था। यही उसकी असली ताकत थी। वह हर चीज के लिए खुद पर निर्भर नहीं रह सकता था और न ही रहना चाहता था। व्यक्तिगत ताकत बहुत अच्छी थी, इससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती थी, लेकिन जब बात हमले या खतरनाक लड़ाई जैसी जोखिम भरी चीजों की आती थी तो क्या होता था? वह ये काम अपने मरे हुए साथियों पर छोड़ना पसंद करता था। यह अधिक सुरक्षित था। माइकल ने अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ा और एक बार फिर अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसकी माना शक्ति फिर से बढ़ गई थी और यह वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह पहले से कहीं अधिक विशाल, गहरा और जीवंत था। हालांकि किसी और चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। पहले की तरह ही उनकी शारीरिक बनावट और बुद्धिमत्ता संबंधी आंकड़ों के बीच अभी भी काफी अंतर था। यह बात अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं थी। हालांकि जो बात आश्चर्यजनक थी वह ये थी कि अब उसके आसपास माना का व्यवहार कैसा था। यह उससे लिपट गया, उसे गले लगा लिया। एक अजीब सहजता के साथ उसके भीतर प्रवाहित होने लगा। पहले की तुलना में जब वह अभी भी इंसान था, माइकल खुद को अलग महसूस कर रहा था। ज्यादा मजबूत, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा सक्षम। एक उच्च कोटि के मानव के रूप में ऐसा प्रतीत होता था मानो वह माना के लिए एक बेहतर पात्र बन गया हो। एक अधिक मजबूत डिब्बा। अब वह उसका विरोध नहीं करता था बल्कि उसका स्वागत करता था। यह बेहद दिलचस्प था। महज कुछ ही दिनों में उसने पहले कभी भी माना ऊर्जा द्वारा इतना प्रेम महसूस नहीं किया था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने कंधों को घुमाया। उसके अंगों में खिंचाव की एक अजीब सी इच्छा जागृत हुई जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। पब फ्यूचर एड्स। जैसे ही उसने अपनी बाहें उठाई और अपनी मांसपेशियों को हल्का सा धकेला, उसके शरीर से शक्ति की एक लहर दौड़ उठी। उसका पैर जमीन में हल्के से धंस गया और एक धीमी सी चरमराहट की आवाज हुई जिससे जमीन में दरार पड़ गई। उसने पलकें झपकाई, फिर भौहें चढ़ा ली। वह अनजाने में हुआ था। उसकी ताकत बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसका शरीर उसके दिमाग के समझने से पहले ही प्रतिक्रिया देने लगा था। इसमें कोई स्वाभाविक प्रगति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो और उसकी ताकत चरम सीमा पर पहुंचा दी हो। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा अनुभव किया था। जब वह पहली बार जागा था तब भी उसे इसी तरह की समस्या हुई थी, लेकिन उस समय बढ़ोतरी काफी कम थी, संभालने लायक थी। अब ऐसा लग रहा था मानो उसने एक ऐसा शरीर धारण कर रखा हो जो उसकी सहज प्रवृत्ति के लिए थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली हो। हर हरकत सोच समझकर करनी पड़ती थी, वरना कुछ न कुछ टूट जाता। और यही एक समस्या थी। अपनी वर्तमान स्थिति में माइकल राजधानी वापस नहीं लौट सकता था। जब तक उसे अपनी नई ताकत का पूरी तरह से एहसास नहीं हो जाता तब तक वह वापस नहीं जा सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह इस हालत में अपनी असली दुनिया में बिल्कुल भी नहीं लौट सकता था। वहां तो स्थिति और भी नाजुक थी। तभी माइकल की निगाहें अपने मरे हुए साथियों पर पड़ी और उनकी आंखें चमक उठी। हाँ, आप लोग मुझे अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना? अपनी सीमाओं को परखने से बेहतर खुद को समझने का कोई और तरीका नहीं था। शक्तिशाली मरे हुए प्राणियों की अपनी सूची पर नजर डालते हुए उसके मन में यह विचार आया। लकी, राजकुमार, स्पार्टन और अमर ग्रिफिन, उनमें से प्रत्येक में द्वितीय श्रेणी के प्राणी के बराबर शक्ति थी। इसी वजह से वे आदर्श प्रशिक्षण भागीदार बन गए, इतने मजबूत कि उसे चुनौती दे सके और इतने टिकाऊ कि उसके वार सह सके। उसके लिए भी स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। अगर वह अपनी नई ताकत को सही मायने में समझना चाहता था तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। माइकल ने सबसे पहले अपने बाकी सभी मरे हुए साथियों को बर्खास्त कर दिया। मरे हुए कीड़ों से लेकर कवचधारी मरे हुए ऑर्क्स तक उसने उन सभी को भगा दिया, केवल अपने सबसे मजबूत 4 को ही छोड़कर। इसके बाद उसने स्पार्टन को अपने पास रहने का आदेश दिया जबकि बाकी लोग उनसे काफी दूर चले गए। ओह, क्या वह उन सभी से एक साथ नहीं लड़ने वाला था? नहीं, वह नहीं था। उसकी बढ़ी हुई ताकत ने उसे और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया था, न कि और अधिक मूर्ख। एक साथ 4 से मुकाबला करना, यह तो मुसीबत को न्योता देने जैसा था। माइकल आगे बढ़ा, उसके शरीर का वजन हर हरकत के साथ धरती पर मजबूती से दबाव डाल रहा था। उसने अपने कंधों को फिर से ढीला कर दिया और अपनी त्वचा के नीचे ताकत का तीव्र खिंचाव महसूस किया। इसे सरल ही रहने देते हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी निगाहें स्पार्टन की ओर घूम गईं। फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे उस मरे हुए जादूगर ने चुपचाप लेकिन ध्यान से सुनते हुए अपना सिर झुकाया। माइकल ने अपनी निगाहें सिकोड़ लीं। मुझ पर हमला करो। माइकल के होठों से ये शब्द निकलते ही स्पार्टन हरकत में आ गया। कोई झिझक नहीं थी, विचार करने के लिए कोई विराम नहीं था। स्पार्टन का मृत शरीर अस्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ा। उसके वस्त्रों के फटे पुराने टुकड़े उसकी तेज और शक्तिशाली चाल के विपरीत मुश्किल से हिल रहे थे। खुद को संभालने के लिए माइकल के पैर जमीन में मजबूती से गड़ गए। स्पार्टन की मुट्ठी जब उसकी ओर गिरी तो उसके पैरों तले जमीन कांप उठी। उस प्रहार की शक्ति से मानो हवा में झंझनाहट सी दौड़ गई थी, शक्तिशाली फिर भी संयमित। न तो स्पार्टन और न ही माइकल एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते थे। अपने कूल्हों को थोड़ा सा हिलाते हुए माइकल बाल बच गया और वार उसके सिर से बस कुछ इंच की दूरी से निकल गया। उसने स्पार्टन के हमले से विस्थापित हुई हवा के तेज बहाव, उसकी ताकत और बल को महसूस किया। इससे हवा का एक हल्का झोंका आया जिससे उनके नीचे की धूल उड़ने लगी। लेकिन माइकल अभी रुका नहीं था। जैसे ही स्पार्टन का हाथ आगे बढ़ा, माइकल ने आश्चर्यजनक फुर्ती से प्रतिक्रिया दी।
उसने अपना हाथ उठाया और स्पार्टन के हाथ से टकरा दिया। अंगों की इस टक्कर से धरती में एक जोरदार झटका लगा और जहां उनके अंग टकराए वहां जमीन फट गई। स्पार्टन का निर्जीव शरीर इस प्रभाव से कराह उठा, लेकिन माइकल का उन्नत शरीर मजबूती से टिका रहा। तनाव का कोई संकेत नहीं था। उनकी वास्तविक शक्ति में अंतर अब स्पष्ट था। माइकल वास्तव में अधिक मजबूत था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अभी जीत हासिल हो गई है। स्पार्टन पीछे हटा और घूमकर माइकल की तरफ एक तेज लात मारी। लात तेज थी, लेकिन माइकल उससे भी तेज था। वह पीछे की ओर झुक गया। लात उसकी पसलियों को छूकर निकल गई। उसका शरीर उसके दिमाग के सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया करते हुए हवा में ही मुड़ गया। उसके पैर जमीन में धंस गए और उसने खुद को संभालने के लिए बस इतना ही घूम पाया। स्पार्टन की लात अपने लक्ष्य पर लगने के बजाय पास के एक पेड़ को चकनाचूर कर गई। उसके मोटे तने को टूथपिक की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्पार्टन कुछ देर रुका। उसकी निगाहें माइकल पर टिकी थी। उसने वातावरण में आए बदलाव को भांप लिया। माइकल ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वह अपनी सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। स्पार्टन के एनवास के मांस में कसाव आ गया। मांसपेशियां अगले दौर की तैयारी में तन गईं। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। जैसे ही स्पार्टन ने दोबारा हमला किया, माइकल बल बच गया। जमीन को छूते ही वह घूम गया। उसका पैर हवा में एक सहज चाप बनाते हुए स्पार्टन के बगल को बस छूकर निकल गया। स्पार्टन ने अपने वजन का इस्तेमाल करते हुए माइकल पर दबाव बनाया और उसे कुछ देर के लिए जकड़ लिया। उनके शरीर एक जटिल नृत्य की तरह हिलते डुलते थे, जो शक्ति, सहनशक्ति और लचीलेपन की परीक्षा ले रहा था। प्रत्येक प्रहार, प्रत्येक हरकत धरती में छोटे छोटे कंपन पैदा करती थी, जो उनके द्वारा लगाई जा रही प्रचंड शक्ति का प्रमाण था। फिर भी उनमें से किसी ने भी दूसरे को कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंचाई। स्पार्टन की मुट्ठी माइकल की छाती से टकराते ही माइकल के शरीर ने उस प्रहार को सह लिया। उसे बस हल्की सी तकलीफ हुई। स्पार्टन के शरीर ने पलटवार के प्रहारों को भी उतनी ही आसानी से सहन कर लिया। माइकल ने अपने दांत भींच लिए, क्योंकि वह अपनी संवेदनाओं पर, अपने भीतर की अपार शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उत्साह और नई मिली शक्ति के भारीपन के मिले जुले एहसास ने हर पल को और भी रोमांचक बना दिया था। उसका शरीर एक पात्र था, लेकिन वह अभी भी इस नई ताकत के साथ खुद को नियंत्रित करना सीख रहा था। स्पार्टन के बूट पहने पैर के धरती से टकराने पर उनके नीचे की जमीन फिर से फट गई, लेकिन इस बार माइकल ने लगभग सहज रूप से प्रतिक्रिया दी और हमले से बचने के लिए अपना रुख बदल लिया। संतुलन बिगड़ने के कारण स्पार्टन का पैर जमीन में गहराई तक धंस गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। माइकल ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी पीठ पर हाथ से हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह आगे की ओर गिर पड़ा और हल्के से बल के कारण हवा में ही घूम गया। स्पार्टन ने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया। उसके अंग अप्राकृतिक चपलता के साथ मुड़ गए। हालांकि मरे हुओं ने दोबारा हमला नहीं किया। माइकल ने ऐसा न करने का आदेश दिया था, क्योंकि अब जादू का इस्तेमाल करते हैं। माइकल दांव बढ़ाना चाहता था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने तुरंत जादू कर दिया। उसकी उंगलियां हवा में नाचती हुई एक जादुई घेरा बना रही थी। ये सब पलक झपकते ही हो गया और मंत्र तैयार हो गया। पब फ्यूचर एड्स। हड्डी का भाला। माइकल की उंगलियों से मंत्रोच्चारण हड्डी जैसे सफेद ऊर्जा के विस्फोट के रूप में निकला, जिससे एक नुकीला भाला बन गया जो उसके सामने हवा में मंडराता रहा। ये आ रहा है, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा और एक झटके में उसने भाला स्पार्टन पर फेंक दिया। वह गोला अचूक सटीकता के साथ हवा में तेजी से गुजरा और स्पार्टन की छाती को निशाना बनाया। स्पार्टन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बच निकला। भाला उसके पीछे जमीन पर गिरा, लड़खड़ाया और हड्डियों के टुकड़ों के विस्फोट के साथ फट गया, जो स्पार्टन के चारों ओर बिखर गए, लेकिन उनमें से कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हवा में एक और जादुई घेरा बनाया, जिसमें बने प्रतीक पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे। उसकी माना शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। एक इशारे के साथ ऊर्जा की एक लहर स्पार्टन की ओर बढ़ी, जो हड्डियों के भालों की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गई और उस मरे हुए जादूगर पर बरस पड़ी। कुछ समय तक उस मरे हुए उच्च मानव के पास लगातार चकमा देते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक ये रुक नहीं गया। जैसे ही माइकल ने भाले की एक और बौछार करने की तैयारी की, स्पार्टन ने खुद को आगे की ओर उछाल दिया। माइकल की उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से हरकत करते हुए स्पार्टन ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। उस अमर जादूगर ने मुक्का मारा और सीधे माइकल की छाती पर निशाना साधा। माइकल के पास प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय था। वह ठीक समय पर एक तरफ हट गया और वार की पूरी ताकत से बच गया। हालांकि स्पार्टन की मुट्ठी फिर भी उसकी बगल को छूकर निकल गई, जिससे माइकल के शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। माइकल ने दांत पीसते हुए फुफकारा और अपना संतुलन वापस पाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा मजबूत था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति अभी भी इस नई ताकत के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। माइकल पीछे हट गया और स्पार्टन की अगली चाल को रोकने के लिए उसने हाथ उठाया। बस बहुत हो गया, उसने कहा। स्पार्टन जम गया। उसका मृत शरीर तनावग्रस्त हो गया, आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा में। माइकल सीधा खड़ा था। उसका दिमाग पूरी बातचीत पर विचार कर रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह पहले से कहीं बेहतर था। अगर उस पर डिटेक्ट का इस्तेमाल न किया जाए, तो माइकल का मानना था कि वह आसानी से एक लड़ाकू प्रकार के अवेकने के रूप में पहचाना जा सकता है। उनकी व्यक्तिगत ताकत निर्विवाद थी। माइकल ने गहरी सांस ली और अपने आसपास का जायजा लेने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। लगता है हम कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे। माइकल ने लकी से गंदगी साफ करवाई। पहली बार के विपरीत, जब आसपास का वातावरण अभी भी अपनी मूल स्थिति से मिलता जुलता था, इस बार पिछली संचय के साथ ये स्पष्ट था कि चीजें बदल गई थीं। लेकिन माइकल को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। ऐसा हो चुका था और ऐसा हो चुका था। कुछ हजार मील के दायरे में संयोगवश ही यहाँ जो कुछ हुआ था, उसे देखने वाला कोई नहीं था। दरअसल माइकल ने पहले ही तय कर लिया था कि यह कुछ ऐसे कार्यों के लिए उसका मुख्य केंद्र होगा जिन्हें वह जनता के बीच नहीं संभाल सकता। यह एक आदर्श स्थान था,
जहां तक उसके रूप रंग की बात है, माइकल ने उन वाइप से खुद को साफ किया जो वह अपने मरे हुए साथियों को कपड़े पहनाते समय उनके लिए लाया था। गंदगी हटाने के बाद उसने इस दुनिया में प्राप्त किया अपना पहला चोला पहन लिया, वह चोला जो उसे मेयर से मिला था। मुझे और कपड़े खरीदने चाहिए, और अगर हो सके तो कवच भी। मुझे आश्चर्य है कि क्या संगठन ने मेरा ऑर्डर तैयार कर लिया है। कपड़े पहनते समय माइकल के मन में यह सवाल उठने लगा। काम पूरा होने के बाद उसने मरे हुए ग्रिफिन को छोड़कर अपने सभी बचे हुए मरे हुए सैनिकों को हटा दिया। ग्रिफिन की पीठ पर चढ़कर माइकल आसमान में उड़ गया और राजधानी की ओर चल पड़ा। अपने अनुभव के बल पर वह शांत और सहजता से राजधानी के द्वार की ओर बढ़ा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गार्ड उसे देखकर झुकेंगे और बिना किसी टोकन की आवश्यकता के उसे अंदर जाने देंगे। ऐसा लगता है कि अब मैं एक जानी मानी हस्ती बन गया हूं। माइकल को लगा कि इसका कारण संभवतः उसके हाथ में मौजूद ग्रैंड मेज टोकन था। इसका कारण केवल यही हो सकता है। फिर भी माइकल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर चल दिया। हाँ, घर। इस बार यह कोई सराय नहीं थी। माइकल सिल्वर डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, जो बाजार के पास की हलचल भरी सड़कों की तुलना में कहीं अधिक शांत इलाका था। चांदनी में इमारतें चमक रही थीं और साफ सुथरी सड़कें उन पर बने घरों की खिड़कियों से निकलने वाली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, माइकल को पता चल गया कि अंदर रोशनी है। उसकी नजर खिड़कियों से आती गर्म रोशनी पर पड़ी, जो बाहर जमीन पर लंबी परछाई बना रही थी। वह दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और धीरे से दस्तक दी। शांत रात में वह आवाज धीमी सी गूंजी। अंदर हलचल का सिलसिला लगभग तुरंत ही शुरू हो गया। वहां कौन है? दरवाजे के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये सर्वश्रेष्ठ था। मैं हूं। दरवाजा खोलो, माइकल ने सीधे साधे शब्दों में जवाब दिया। दरवाजा तुरंत चरमराते हुए खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, माइकल ने देखा कि एस वहां खड़ा है और सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन कर रहा है। ये वही हाव भाव था जिसकी माइकल को आदत हो गई थी, लेकिन आज इसमें कुछ थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था। शायद स्वाभाविक था या शायद कुछ और सोची समझी साजिश थी। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। आपका फिर से स्वागत है मेरे प्रभु, एस ने अभिवादन किया। माइकल ने सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। उसकी निगाहें स्वाभाविक रूप से कमरे के कोने के पास खड़ी लिया पर टिक गईं। उसने भी सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन उसका व्यवहार कुछ चटपटा सा लग रहा था। कमरे में व्याप्त खामोश तनाव ने माइकल को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया, मानो कुछ गड़बड़ हो। यह प्रत्यक्ष तो नहीं था, लेकिन मौजूद था कुछ ऐसा जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या कुछ बदल गया था, या फिर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसकी अपनी बढ़ी हुई जागरूकता ही इसका कारण थी। फिर भी उसने फिलहाल इस विचार को खारिज कर दिया और इसे जाने दिया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान अपने घर के परिचित परिवेश पर केंद्रित किया। उसकी नजरें अंदरूनी हिस्से पर टिक गईं। पहले की सारी गंदगी पूरी तरह से साफ कर दी गई थी और यह स्पष्ट था कि उस जगह में पहले से कहीं अधिक जीवंतता का एहसास हो रहा था। फिर उसने उन दोनों की ओर मुड़कर देखा। वे पहले से अधिक साफ सुथरे, सुव्यवस्थित और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने योग्य प्रतीत हो रहे थे। खुशबू भी बेहतर थी। ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ अजीब था। माइकल की इंद्रियां बेहद तेज थीं और यह स्पष्ट था कि दोनों ने अभी अभी स्नान किया था। जाहिर है उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया था। उन्होंने उनसे कुछ संक्षिप्त प्रश्न पूछे और फिर अपने कमरे में जाने के लिए ऊपर की ओर चले गए। एस और लिया चुपचाप माइकल को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखते रहे, जो धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गया। जैसा कि माइकल को संदेह था, वास्तव में उन दोनों में कुछ अलग था। एस को अब अपने वर्तमान जीवन का सचमुच आनंद आने लगा था। हालांकि लिया ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सड़कों पर वापस लौटने का विचार उसे दुविधा में डाल देता था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे रईसों से नफरत करनी चाहिए थी, न कि उनके अधीन सहज महसूस करना चाहिए था। और फिर भी वह यहाँ था। इन भावनाओं ने उसके भीतर विचारों का एक तूफान खड़ा कर दिया, जो भ्रमित करने वाला और उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। फिर भी एस की तरह ही लिया ने भी अवचेतन रूप से माइकल के अधीन एक अधीनस्थ के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओर माइकल इस बदलाव से अनजान था। वह सीधे मास्टर बेडरूम में गया और बिस्तर पर लेट गया। फिलहाल उन्होंने अपने जन्मस्थान से संबंधित मामलों को समाप्त कर दिया था। अब वास्तविक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने का समय था। क्यों? क्योंकि वह आखिरकार वुडस्टोन छोड़ रहा था। उन्होंने नीचे रहने वाले दोनों लोगों को पहले ही निर्देश दे दिया था कि अगले कुछ घंटों तक उन्हें परेशान न करें। अगर उन्हें उनकी जरूरत पड़ी तो वे उनसे संपर्क करेंगे। इसके साथ ही माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना को उत्पत्ति की भूमि से जोड़ लिया। हालांकि माइकल ने आंखें खोलते ही जो दृश्य देखा, उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। सबसे पहले बहुत सारी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। दूसरा, ऐसा लग रहा था कि वह किसी जंगल में है। और तीसरा, टीचर ब्रान। उसने हैरानी से बुदबुदाया। अभिवादन सुनकर ब्रान के होंठ फड़क उठे। माइकल की धारणा के विपरीत ब्रान वास्तव में शहर छोड़कर नहीं गया था। वह शैतानी शक्तियों द्वारा छोड़े गए अवशेषों को साफ करने और शहर के ऊपर उभरी दरारों को भरने में व्यस्त था। इस काम में वह बेहद व्यस्त रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि अब वह आखिरकार आराम कर सकता है, तभी शहर के भीतर कहीं से अचानक माना कि एक लहर फूट पड़ी। यह कोई साधारण लहर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम फटने ही वाला हो। स्वाभाविक रूप से ब्रान घटनास्थल पर पहुंचा और वहां उसे एक जाना पहचाना चेहरा ही सब कुछ के केंद्र में मिला। तुमने उस जगह क्या किया, लड़के? ब्रान ने आधे डांटते हुए और आधे अविश्वास से पूछा। क्या आखिरकार तुम्हारी तरक्की हो गई? फिर भी क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? और तुम आम लोगों के बीच में तरक्की करने का विकल्प क्यों चुनोगे? आगे बढ़ें। माइकल ने उलझन में पलकें झपकाईं, फिर सहज रूप से अपने शरीर की ओर देखा। यह एहसास, यह ताकत जानी पहचानी सी लगी।
इंतजार। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कोई तरक्की नहीं की थी, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसके दिमाग में पिछली बार उसके विकास के दौरान मची अफरा तफरी की यादें ताज़ा हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी वही घटना घटी हो? इससे पहले कि वह पूरी बात समझ पाता, एक आवाज सुनाई दी, शांत, स्पष्ट और सुखदायक। चिंता मत करो, किसी को चोट नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो यह आवाज सीधे स्वर्ग से आ रही हो। माइकल ने जबरदस्ती खुद को शांत किया। माइकल ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। वह वास्तव में जंगल में था, घने पत्तों और लहराते पेड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन इसके बाद जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा, उसे देखकर वे असमंजस में पड़ गए। उसके आसपास और भी लोग थे। लोग नहीं, बल्कि उसके मरे हुए लोग। क्या? माइकल ने ब्रान की ओर देखते हुए बुदबुदाया और स्पष्टीकरण मांगा। ब्रान ने अपनी बाहें मोड़ी और एक लंबी सांस छोड़ी। तुम ही बताओ, तुम ही हो जो किसी दिव्य कलाकृति की तरह चमकने लगी, उसने शांत भाव से कहा। माइकल ने पलकें झपकाईं। चमक रहा है? ब्रान ने सिर हिलाया। ऐसा ही लगता है। माइकल ने अपना सिर खुजाया, वह अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ब्रान ने बहुत कम ही कहा था, माइकल पहले ही इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उत्पत्ति की भूमि में उसके विकास ने ऑरोरा में भी हंगामा खड़ा कर दिया था। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ऐसा क्यों था। उत्पत्ति की भूमि वास्तव में वास्तविक थी, लेकिन जागृत लोगों के लिए यह एक वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में कार्य करती थी, एक ऐसा क्षेत्र जो एक खेल जैसा दिखता था, जहां उनके चरित्र की ताकत को वास्तविक समय में उनके वास्तविक दुनिया के शरीर के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता था। फोरम पर उसने जो पढ़ा था, उसके अनुसार केवल नकारात्मक लक्षण ही मूल शरीर में वापस नहीं लाए जा सकते थे। इसके चलते अक्सर ऐसी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी जहां उत्पत्ति स्थल पर मौजूद शरीर वास्तविक दुनिया में मौजूद शरीर की तुलना में या तो कमजोर या मजबूत हो सकता था। सिंक्रोनाइजेशन क्षमता। माइकल को याद आया कि उसकी माना शक्ति में कितनी तेजी से वृद्धि हुई थी। अब तो उसकी पूरी माना शक्ति का एक छोटा सा विस्फोट भी ऑरोरा में किसी इमारत को ध्वस्त कर सकता है, जब तक कि वह विशेष सामग्रियों से न बनी हो। यह पहली बार नहीं था जब माइकल ने अपने मूल देश से शक्ति में अचानक उछाल का अनुभव किया था, लेकिन उसका हालिया विकास अब तक का सबसे चरम था। उन्नति के विपरीत, जिसमें शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित होती थी, विकास ने उसे एक ही बार में पूरी तरह से उसमें डाल दिया। इसके परिणामस्वरूप होने वाले हंगामे की केवल कल्पना ही की जा सकती है। शिक्षक ब्रान, मेरा परिवार कैसा है? माइकल को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं, ब्रान ने सीधे सीधे जवाब दिया। ये शब्द माइकल को बुरी तरह से चुभ गए और उसके सीने में घबराहट बढ़ने लगी। वह घबराहट में उछलने ही वाला था कि ब्रान ने सहजता से आगे कहा, जब मैंने तुम्हें बम की तरह टिक टिक करते देखा, तो इससे पहले कि तुम कोई नुकसान पहुंचा सको, मैंने तुम्हें झट से छीन लिया। इसीलिए मैंने कहा कि किसी को चोट नहीं आई। और हाँ, मुझे तुम्हारे सारे मरे हुए साथियों को भी पकड़ना पड़ा। जैसे ही मैंने तुम्हें पकड़ा, वे बेकाबू हो गए। तुम्हारे पास दोबारा आने पर ही वे शांत हुए। छी, आजकल के युवा कितने अजीब लोग हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। माइकल ने अपने जीवन में कभी किसी बुजुर्ग को इतना जोर से मुक्का मारने की इच्छा नहीं की थी। ब्रान के बारे में माइकल की पहली धारणा सरल थी। वह बूढ़ा व्यक्ति शक्तिशाली था। उनकी दूसरी धारणा, जो उनके बीच अधिक बातचीत शुरू होने से पहले उनके मन में सबसे ज्यादा बसी हुई थी, ये थी कि ब्रान अविश्वसनीय रूप से स्पष्टवादी थे। दयालु, शायद, लेकिन उस दयालुता में भी एक खास तरह की तीक्ष्णता थी, एक ऐसी निर्ममता थी जिसे रिश्तों या शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। वह ब्रान था। माइकल लगभग बोल ही पड़ा था, तुम बहुत मतलबी हो, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बहरहाल, ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार ठीक है और यही बात वास्तव में मायने रखती थी। बेशक, माइकल अब भी इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता कि वे कहाँ हैं, उसके आसपास की दुनिया बदल गई। पलक झपकते ही उसने खुद को ब्रान के बगल में हवा में तैरते हुए पाया। सहज प्रवृत्ति से उसके मरे हुए साथी ने तुरंत युद्ध की मुद्रा अपना ली। हालांकि माइकल भी उतना ही हैरान था, लेकिन ब्रान पर उसका भरोसा बहुत गहरा था, इतना गहरा कि उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने मरे हुए साथियों को हिलने से पहले शांत करना थी। लेकिन माइकल के कुछ बोलने से पहले ही ब्रान ने उससे पहले ही बोल दिया। तुम्हें क्या हुआ, बच्चे? माइकल की नजर उस बूढ़े आदमी की तीखी निगाहों से मिली। शुरू से ही उसने ब्रान की पैनी निगाहों को देखा था, जो उसे खुली किताब की तरह लगातार परखती रहती थी। मुझे अपने मूल देश में एक अवसर मिला था, माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ये झूठ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये पूरी सच्चाई भी नहीं थी। ब्रान कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी चुप्पी दर्जनों सवालों से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। माइकल को महसूस हुआ कि उसकी निगाहें उस पर और भी गहरी होती जा रही हैं। मैं समझ गया, ब्रान ने अंततः धीमी आवाज में कहा। एक पल के लिए माइकल को लगा कि बूढ़े आदमी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है, जब तक कि ब्रान ने चीजों की सूची बनाना शुरू नहीं कर दिया। आपका शरीर, उसने कहना शुरू किया, ये लगभग दोषरहित है। ऐसा लगता है जैसे इसे उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों से तराशा गया हो। माइकल ने पलकें झपकाईं। तुम्हारी त्वचा कितनी चिकनी, तनी हुई और दमकती है। यहाँ तक कि वे पवित्र बच्चे, यानी वे बच्चे जिन्हें जन्म से ही शरीर को शुद्ध करने वाले गुणों से पोषित किया जाता है, भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे। मैंने उन्हें देखा है। तुम उनसे कहीं ज्यादा चमक रही हो। माइकल को यह भी नहीं पता था कि पवित्र बालक क्या होता है, लेकिन उसे पूछने का मौका ही नहीं दिया गया। और फिर तुम्हारा चेहरा, ब्रान रुका, उसकी आवाज अचानक अजीब हो गई। सुंदर, आकर्षक नहीं, सुंदर। माइकल की आंख फड़क उठी। शिक्षक ब्रान, क्या? मैं तो बस वही कह रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, ब्रान ने एकदम गंभीर चेहरे के साथ कंधे उचकाते हुए कहा।
माइकल ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया, उसके भाव समझ से परे थे। अगर उसे ब्रान की बेबाकी की आदत न होती तो शायद वह सोचता कि बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि मन ही मन वह ब्रान की वर्तमान कार्रवाई को समझने लगा था। विकास के बाद उसका रूप ही निश्चित रूप से इन सब का कारण था। दरअसल अगर उसे जानने वाले किसी व्यक्ति को उसमें कोई बदलाव नजर न आए तो यह बहुत कुछ कहेगा। और अंत में ब्रान का स्वर अधिक विचारशील हो गया। माना यह आपसे चिपकी रहती है, नहीं बल्कि यह आपकी सेवा करना चाहती है। उस तरह का निष्क्रिय माना आकर्षण। उसने एक बार फिर माइकल की ओर तीखी और बिना पलक झपकाए देखा। ये उन शरारती बौनों की तरह ही है, ब्रान ने माइकल की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहा। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे कान लंबे नहीं हैं। माइकल ने पलकें झपकाई। कल्पित बौने, क्या शिक्षक ब्रान सचमुच के बौनों से मिले थे? उसके मन में उलझन, जिज्ञासा और थोड़ा संदेह का मिलाजुला भाव कौंध गया। केवल एक ही उच्च जाति है जो एल्व्स के साथ कुछ लक्षण साझा करती है, ब्रान ने धीमी आवाज में कहा। माइकल को अचानक एक अनहोनी का आभास हुआ। उच्च कोटि के मनुष्य, एक तटस्थ जाति, ब्रान ने धीरे धीरे कहा, हर शब्द में वजन था। फिर उसने माइकल को घूर कर देखा। तुम हाई ह्यूमन कैसे बन गए, बच्चे? नहीं नहीं, मुझे आपके अवसरों के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ब्रान ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। लेकिन इससे उन्हें टिप्पणी करने से नहीं रोका। फिर भी तुम बड़े ही भाग्यशाली हो बच्चे, तुम्हें ऐसा खजाना मिल गया है जो तुम्हारी जाति बदल सकता है। मुझे लगता है कि उत्पत्ति की भूमि जैसी जगह पर ही तुम्हारे जैसे कमजोर को इतनी अनमोल चीज मिल सकती है। माइकल की आंख फड़क उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट था कि ब्रान अब भी मानता था कि नस्ल परिवर्तन किसी प्रकार का अवसर है और माइकल की उसे सुधारने की कोई योजना नहीं थी। देखा जाए तो उस गलतफहमी ने उनके पक्ष में ही काम किया। फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी नस्ल में बदलाव उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक स्पष्ट था। उसने सोचा था कि बाल कटवाने से यह बात छिप जाएगी। वह बहुत भोला था। और क्या ब्रान की आवाज में उसे ईर्ष्या सुनाई दी? माइकल इस विचार से स्तब्ध रह गया। ब्रान, वह व्यक्ति जो जागृत लोगों को नीचा समझता था, जो इस व्यवस्था या इसकी विचित्र घटनाओं से संबंधित किसी भी चीज को खारिज करता था, क्या वह उस चीज से ईर्ष्या कर रहा है जो उसे उत्पत्ति की भूमि से प्राप्त हुई थी? क्या उच्च मानव जाति वास्तव में इतनी खास थी? माइकल अपनी नई नस्ल को बेशक बहुत महत्व देता था, लेकिन क्या वह वाकई इतनी मूल्यवान थी? उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। अपनी भावनाओं को रोक न पाने के कारण उसने ब्रान की ओर देखा और पूछा, क्या उच्च मानव जाति वास्तव में इतनी खास है, शिक्षक ब्रान? ब्रान ने नाक सिकुड़ी और आंखें छोटी कर लीं। तुम मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारी तारीफ करता? माइकल थोड़ा सहम गया, शब्दों से ज्यादा लहजे से। उच्च मानव जाति न केवल विशेष है बल्कि अविश्वसनीय भी है, ब्रान ने स्पष्ट रूप से कहा। यहां तक कि एल्फ या ड्रैगन जैसी उच्च जातियों में भी अपने चरम पर उच्च मानव उनसे किसी भी तरह से ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। उसकी निगाहें तीखी हो गईं, उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें गंभीरता का भाव छिपा था। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मजाक में कह रहा हूं? माइकल ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? ब्रान ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारे अंदर की वो शक्ति ये किसी सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती। कल्पना करो कि तुम अभी भी मनुष्य होते। वही पद, वही अनुभव, वही प्रयास। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने पुराने मानवीय स्वरूप से अपने वर्तमान शरीर से एक उच्च मानव के रूप में लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा? माइकल थोड़ी देर रुका, उसने इस बारे में गंभीरता से सोचा। उत्तर स्पष्ट था, और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। ब्रान ने अपनी बात धीमी आवाज में कहना जारी रखा, मानो वह खुद से ही बात कर रहा हो। पदों में ऊपर उठने से आपको अधिक शक्ति मिलती है, लेकिन अपनी जाति बदलना, खासकर इस तरह की जाति में, आपकी बुनियाद ही बदल देता है। ईंटें जोड़ने और स्टील गढ़ने में यही फर्क है। माइकल चुप रहा, लेकिन मन ही मन वह समझने लगा कि ब्रान ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी थी। हालांकि एक ऐसी बात भी थी जिसके बारे में माइकल उत्सुक था। शिक्षक ब्रान, हाँ, क्या आपने बहुत सारी दौड़ें देखी हैं? पर्याप्त। क्या उनमें राक्षस भी शामिल हैं? इस सवाल ने ब्रान को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप उस घटना की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ। ब्रान तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। हाल ही में शैतानी अलौकिक शक्तियों द्वारा मचाई गई अराजकता। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि वे प्राणी असल राक्षसों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। माइकल को उस सच्चाई का पता केवल इसलिए चला क्योंकि उसने वह सब अपनी आंखों से देखा था। जब पहली बार उसका सामना किसी राक्षसी साधक से हुआ तो उन्होंने उन दरारों को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष सामग्री का उपयोग किया था, राक्षस के अवशेष। तब से यह बात उसे सता रही थी। अब ब्रान को विभिन्न जातियों, एल्व्स, ड्रैगन्स, हाई ह्यूमंस के बारे में बात करते हुए सुनकर माइकल के मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या उस भव्य पैमाने में राक्षस भी शामिल थे, या फिर वे वाकई राक्षस थे जैसा कि उसे संदेह था? माइकल ने ब्रान के चेहरे पर दुविधा की एक झलक देखी, लेकिन फिर वह तुरंत अपने सामान्य उदासीन भाव में लौट आया। अभी इस तरह के सवाल मत पूछो, ब्रान ने धीमी आवाज में कहा। अकादमी में प्रवेश करने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। उसने माइकल की ओर सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। अचानक बर्खास्तगी से निराश होकर माइकल ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन जैसे ही उसने अकादमी शब्द सुना उसकी आंखें चमक उठी। यही वजह थी कि उसे उस बूढ़े आदमी से बात करना अच्छा लगता था। ब्रान चलता फिरता पुस्तकालय था, एक मतलबी चिड़चिड़ी लाइब्रेरी, लेकिन फिर भी एक लाइब्रेरी। क्या आप मुझे अकादमी के बारे में कुछ बता सकते हैं, शिक्षक ब्रान? माइकल ने आशा भरी निगाहों से पूछा। सौभाग्य से इस बार ब्रान ने सवाल से बचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, जैसा कि आप शायद जानते हैं, अकादमियों के दो मुख्य प्रकार हैं। एक साधकों के लिए है, दूसरी जागृति लाने वालों के लिए।
ब्रान ने स्थिर और दृढ़ स्वर में बोलना जारी रखा। चलिए कल्टीवेशन अकादमियों से शुरुआत करते हैं। ये बहुत पुरानी है, काफी पुरानी। ये अवेकनर सिस्टम के अस्तित्व में आने से भी पहले से मौजूद है। माइकल ने ध्यान से सुना। उनका लक्ष्य सीधा साधा है, अपने छात्रों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। साधना में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आंकड़े नहीं, कोई पैनल नहीं, बस आपका शरीर और वह रास्ता जो आप खुद बनाते हैं। ब्रान ने माइकल की तरफ देखा। इसीलिए मुझे सिस्टम के बच्चों का घमंड देखकर हंसी आती है। तुम्हें लगता है कि कुछ तैरते हुए आंकड़े और दिखावटी क्षमताएं तुम्हें ताकतवर बना देती हैं। कल्टीवेटर इस तरह के घमंड को नाश्ते से पहले ही चूर चूर कर देते हैं। माइकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। बिल्कुल ब्रान की यही आदत है। प्रत्येक छात्र अपना अलग मार्ग अपनाता है। कुछ शरीर को निखारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्य जादू, ऊर्जा नियंत्रण, आध्यात्मिक प्रक्षेपण, शस्त्र विद्या या रसायन विद्या पर ध्यान देते हैं। ब्रान ने अपनी बाहें मोड़ ली। लेकिन ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है। साधना अकादमियां आपको दुनिया के बारे में भी सिखाती हैं, दूसरी जातियों के बारे में, उनकी आदतें, इतिहास, कमजोरियां। क्या आप एल्फ, ड्रैगन, बीस्टिकिन को समझना चाहते हैं? आप सीख जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इंतजार करो। माइकल ने अपना सिर झुकाया। ब्रान का लहजा रूखा हो गया। अवेकनर अकादमी की तुलना में यह एक शुद्ध विद्यालय जैसा दिखता है। यह एक संगठन की तरह है, ब्रान ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं एक किसान हूं, इसलिए मैं उनकी कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरी बातों को रेत के एक कण के समान समझे। वह थोड़ी देर रुके, फिर बोले, मुझे पता है कि वे सिखाते पढ़ाते और प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सुपर एसोसिएशन और उसके सदस्यों का एक हल्का फुल्का संस्करण जैसा लगता है, या शायद लगभग उसी स्तर का। माइकल ने पलकें झपकाईं। वह साधना अकादमी को समझ गया था, लेकिन अवेकनर अकादमी। माइकल ने अपना सिर हिलाया। ब्रान ने तिरछी नजर से माइकल की ओर देखा। तो उसने कहा, क्या तुम अपने नए रूप के आदी हो गए हो? माइकल रुक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बूढ़ा आदमी क्या पूछ रहा है। मुझे लगता है मैंने सीख लिया है, माइकल ने धीरे से कहा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ब्रान ने घुरघुराहट की आवाज निकाली। उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माइकल को एक सलाह देने का फैसला किया। ब्रान की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह गंभीर हो गया। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, है ना? माइकल ने भौहें चढ़ा ली। तुम्हारा मतलब नस्ल परिवर्तन की वजह से है? ब्रान ने सिर हिलाया। हाँ, उच्च स्तर के मनुष्यों का माना के साथ एक विचित्र संबंध होता है। आप न केवल अधिक कुशल होते हैं, बल्कि आप माना में ही सांस लेते हैं। यह आपकी बात ऐसे सुनता है जैसे मदद करने के लिए उत्सुक हो। जहां अधिकांश लोगों को माना को सहयोग करने के लिए मजबूर करना पड़ता है, वहीं आप बस इसके बारे में सोचते हैं और यह सुन लेता है। माइकल ने अपनी आंखें सिकुड़ी। इससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ब्रान पास के एक बड़े पत्थर से टिककर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पास शारीरिक शक्ति भी है, ऐसी ताकत जो अधिकांश योद्धाओं को शर्मिंदा कर दे, जानवरों और टाइटन्स के बराबर, हालांकि अभी उनकी चरम सीमा पर नहीं। फिर भी कच्ची ताकत में तो तुम एल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। उतने लचीले नहीं हो, लेकिन सीधी लड़ाई में पलक झपकते ही तुम एक एल्फ को 2 टुकड़ों में तोड़ दोगे। माइकल ने उन शब्दों को आत्मसात कर लिया। अब तुम भी एक अवेकनर हो, ब्रान ने लगभग लापरवाही से कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें स्टैट्स का वो फायदा मिल गया है। तुम बस एक पैनल में पॉइंट्स डालकर अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो। इसे अपने हाई ह्यूमन बॉडी के साथ जोड़ लो, तो तुम्हारे पास वो शॉर्टकट है जिसके लिए ज्यादातर कल्टीवेटर तरसते हैं। मैंने अपने शरीर को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए दशकों तक प्रशिक्षण लिया। आप जैसे जागृत लोग, आप तो कुछ ही महीनों में बराबरी कर सकते हैं। आपका शरीर जल्दी अनुकूलन कर लेता है। मांसपेशियां, फुर्ती, सहनशक्ति, ये सब आपके शारीरिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण के साथ बढ़ती हैं। और सीखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। माइकल की भौहें तन गईं। सीखना। ब्रान ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कौशल हासिल करना, मंत्र, तकनीकें, मार्शल आर्ट, ये सब आसान हो जाता है। साधक एक तकनीक में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, खून बहाते हैं, कष्ट सहते हैं। लेकिन आपकी प्रणाली के साथ आपको एक कौशल मिलता है, आप उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं और बस आप उसका स्तर बढ़ा लेते हैं। पैनल भी आपके लिए इसे ट्रैक करता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा में कोई शिक्षक समाया हुआ हो। माइकल ने अपने हाथ की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाया। तो मुझे और मंत्र सीखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, ब्रान ने लगभग सहमति भरे लहजे में कहा। अपनी उस ऊर्जा को बर्बाद मत करो। तुम्हारी कार्यक्षमता बहुत अधिक है, तुम तेजी से ठीक हो जाते हो, और तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारी सेवा करना चाहती है। एक शक्तिशाली मानव को एक प्रणाली देना मानो किसी देवता को तेजी से निर्माण करने का खाका देना हो। वह रुका, फिर उसने माइकल की छाती पर उंगली से इशारा किया। लेकिन शारीरिक पक्ष में भी लापरवाही मत करो। सिर्फ इसलिए कि तुम जादूगर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हथियारों को नजरअंदाज कर सकते हो। ब्रान ने सपाट लहजे में कहा, अपनी हथियार चलाने की कला को निखारो। तलवार, भला, लाठी, यहाँ तक कि मुके भी, अगर चाहो तो। कम से कम एक को मध्यवर्ती स्तर तक तो पहुंचाओ। अगर कोई तुम्हारे करीब आ जाए तो घबराकर मरने वालों में से मत बनना। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है। वह सिर्फ एक उच्च कोटि का इंसान नहीं था, वह एक पैनल के साथ जागृति लाने वाले व्यक्ति थे। और इसका मतलब यह था कि उसके पास वह बहाना नहीं था जो ज्यादातर जादूगरों के पास होता था। उसे अपनी ताकत के दोनों पहलुओं का इस्तेमाल करना पड़ा, जादू और शक्ति। और सच कहूं तो यह बिल्कुल वैसा ही रास्ता लग रहा था जैसा वह चाहता था। ठीक है बेटा, आज रात के लिए इतना ही उपदेश काफी है।
पब फ्यूचर विज्ञापन। ब्रान ने कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया और माइकल और उसके मरे हुए साथियों के चारों ओर अपनी शक्ति का आवरण लपेट लिया। कुछ ही क्षणों बाद माइकल अपने समुदाय में वापस आ चुका था और ब्रान के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कल दोपहर तक मुझसे मिलने आ जाना। माइकल एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, उसके चारों ओर उसके मरे हुए साथी चुपचाप इकट्ठा हो रहे थे। सन्नाटा अब और भी गहरा लग रहा था, मानो रात अपनी सांस रोक रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और मुड़कर अपने साथियों को वापस अपनी इमारत की ओर ले गया। जब वह वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह एकदम स्तब्ध रह गया। उसके अपार्टमेंट की इमारत की दीवार में एक भयानक दरार पड़ गई थी। बाहरी दीवारों में से एक, उसकी दीवार आधी ढह गई थी। कंक्रीट और सरिया टूटी हुई हड्डियों की तरह हवा में लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल चीज ने दीवार को चीरते हुए रास्ता बना लिया हो। यही रुको, उसने हाथ उठाते हुए मरे हुए लोगों से बुदबुदाते हुए कहा। वे आदेश मिलते ही जम गए। उनकी खाली निगाहें उसे देखती रहीं जब वह ढह चुकी दीवार से कूदकर उस कमरे में पहुंचा जो कभी उसका बैठक कक्ष हुआ करता था। उसके बूट मलबे पर चरमराए और वह जम गया। लेकिन जिस चीज ने उसे जमा दिया वह मलबा नहीं था। अंदर खड़े 4 लोग थे। उसकी चाची रसोई के टूटे फूटे काउंटर के पास खड़ी थी, हाथ बांधे। उसकी आंखों में क्रोध था जो उसे देखते ही राहत में बदल गया। उसके बगल में लिली थी। उसकी आंखें लाल थी, शायद रोने की वजह से। और फिर मूक प्रेरी की तरह उनके दोनों ओर वे 2 मरे हुए लोग खड़े थे जिन्हें माइकल ने उनकी रक्षा के लिए छोड़ा था। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों ने तुरंत चिंता जताते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसे सुझाने में माइकल को पूरी रात लग गई। उसके बाद ही सब लोग सोए। अगली सुबह आए और आखिरकार परिवार के लिए दूसरे शहर जाने का समय आ गया। खैर, माइकल के साथ तो नहीं, अभी नहीं। हालांकि उन्होंने सामान पैक करने में मदद की। सुबह का समय हलचल से भरा था। सूटकेस भरे जा रहे थे, बक्से सील किए जा रहे थे, शिकायतें बुदबुदाई जा रही थीं और विदाई दोहराई जा रही थी। माइकल बिना कुछ बोले मदद कर रहा था। उसके विचार कहीं और थे। जल्द ही प्रस्थान का समय आ गया। जाने से पहले उसकी चाची ने उसे 2 बार गले लगाया। क्या तुम यहीं रुकने को लेकर पक्का हो? मुझे कुछ काम करने हैं, माइकल ने सरल शब्दों में कहा। उसने कोई बहस नहीं की, बस सिर हिलाया, मानो उसे सहज रूप से समझ आ गया हो। शायद उसे समझ आ ही गया था। घंटे बीतते गए। फिर जब सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ गया और दोपहर हो गई, वह उठा और चला गया। सुपर एसोसिएशन का व्यापार केंद्र। माइकल के पास आते ही ब्रान मुड़ा और संक्षिप्त रूप से सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही समय पर। उनकी मुलाकात का कारण सीधा साधा था, माइकल को अपने ऑर्डर का आखिरी सामान मिलने के लिए। माइकल को यकीन था कि ब्रान ने कुछ काम तो किए होंगे, लेकिन क्या और क्या नहीं। लेकिन ब्रान की बदौलत वे कवच और हथियार जो माइकल को आसानी से नहीं मिलने की आशंका थी, आखिरकार अराजकता के बाद भी काफी आसानी से मिल गए। ब्रान को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सामान को भंडारण स्थान पर ले जाने के बाद माइकल ने ब्रान के साथ कुछ देर तक बातचीत की, जब तक कि 30 मिनट बाद ब्रान को जाना नहीं पड़ा। उनके अनुसार उनका वुडस्टोन सिटी से नाता टूट चुका था। हालांकि इससे पहले कि दूसरा पक्ष गायब हो पाता, माइकल ने संपर्क विवरण का आदान प्रदान सुनिश्चित कर लिया। सौभाग्यवश ब्रान को इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बिना अलविदा कहे ही चला गया। एसोसिएशन में करने के लिए कुछ और न होने के कारण माइकल अपने घर वापस चला गया। अपने समुदाय में वापस आकर उसने अपने मरे हुए साथियों को देखा। देर हो जाने के बावजूद मैं अब भी आपको आपके जन्मस्थान तक ले जा सकता हूँ। यह माइकल की योजना थी। ये सभी मरे हुए प्राणी वे थे जिन्हें वह अपनी इच्छा से बुला नहीं सकता था। पिछली बार की तरह उसे उन्हें कुछ समय के लिए छिपाने और रखने के लिए एक जगह की जरूरत थी, कम से कम तब तक जब तक वह नए शहर में अपने नए घर नहीं पहुंच जाता। एक चिंताजनक बात का पता चलने पर माइकल अपने जन्मस्थान पर लौट आया। एस और लिया घर पर नहीं थे, जिससे माइकल खुश था। हालांकि उसे उन दोनों को अपने कार्यों के बारे में समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मौका न मिलना भी अजीब तरह से सुखद था। माइकल आसानी से राजधानी से बाहर निकल गया और अपने मरे हुए ग्रिफिन पर सवार होकर उस स्थान पर लौट आया जहां उसने स्पार्टन से लड़ाई की थी। यह उनका अस्थायी ठिकाना होने वाला था। खैर, किस्मत की मदद से परिचित मुद्रा में माइकल ने अपने सभी मरे हुए साथियों को उनकी उत्पत्ति की भूमि पर ले जाने की यात्रा शुरू की। जब अंतिम मरे हुए प्राणी को सुरक्षित कर लिया गया और लताओं के अस्थायी आवरण के नीचे छिपा दिया गया, तो माइकल अपनी रचना को निहारते हुए खड़ा हो गया। लकी उसके बगल में एक नुकीले पत्थर पर बैठा था और आलस से अपनी पूंछ हिला रहा था। मुझे पता है, माइकल ने धीमी आवाज में कहा, यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। नीचे मौजूद मरे हुए लोग जमीन के गहरे नीचे छिपे हुए थे। उन पर ऐसा जादू किया गया था कि जब तक उन्हें बुलाया न जाए वे स्थिर रहें। वो उन्हें दोबारा उत्पात मचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, खासकर नागरिकों या राजधानी शहरों के पास तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाई और एक लंबी सांस छोड़ी, पीछे से एक परिचित सी आवाज गूंजी, हवा के चीरने की आवाज, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज। ग्रिफिन नीचे उतरने से पहले एक बार चक्कर लगाया। माइकल उसकी पीठ पर चढ़ गया और क्षितिज की ओर देखने लगा। वह ग्रिफिन पर आगे की ओर झुकते हुए बोला, मुझे घर ले चलो। वह जानवर हवा में उछला, उसके पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और वह निर्जन जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ दूर स्थित जगमगाती राजधानी की ओर बढ़ गया। वह विशालकाय जीव हवा में उछला, उसके पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और वह निर्जन जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ दूर स्थित जगमगाती राजधानी की ओर बढ़ गया। यात्रा सुगम थी। ग्रिफिन के पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वे राजधानी पहुंचे तो वे शहर के बाहरी इलाके में उतरे। माइकल घोड़े से उतरा और अपने ग्रिफिन को उठाकर अपने भंडारण स्थान में रख दिया। राजधानी में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि गार्डों ने उसे पहचान लिया था। माइकल ने कोई चक्कर नहीं लगाया और शहर के बाहरी इलाके में स्थित चांदी के जिले में अपने घर लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है वे
अभी भी आसपास नहीं है। लेकिन माइकल को कोई चिंता नहीं थी, अभी रात नहीं हुई थी। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसने ऑरोरा में अपने शरीर के साथ अपनी चेतना को पुनः जोड़ा। खाली सड़कों को देखकर माइकल ने आह भरी। अपनी इंद्रियों से वह अभी भी आसपास बिखरे हुए कुछ जीवन संकेतों का पता लगा सकता था, लेकिन अराजकता के तुरंत बाद के दिनों की तुलना में भी उनकी संख्या में भारी कमी आई थी। माइकल ने सोचा कि उसकी और उसके परिवार की तरह अन्य सक्षम परिवारों ने भी स्थानांतरित होने का विकल्प चुना होगा। शिक्षक ब्रांड के अनुसार वुडस्टोन शहर और हालिया अराजकता से प्रभावित अन्य शहरों की आधी से अधिक आबादी विस्थापित हो गई है। वह रुका और उसकी निगाहें खाली रात के आकाश की ओर उठी। लेकिन उन्होंने कहा कि वुडस्टोन की तुलना में अन्य फ्यूचर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास कर रही हैं। क्योंकि माइकल की निगाहें आकाश पर टिकी हुई थीं और उसकी आवाज धीमी हो गई। अगर उसे बताया न गया होता तो वह शहर के ऊपर अभी भी मौजूद धुंधली दरारों का पता नहीं लगा पाता, छिपी हुई दरारें जो उसकी उन्नत उच्च मानवीय इंद्रियों के लिए भी अदृश्य थीं। मेरी मौजूदा माना शक्ति के साथ मुझे अब कई बार अनडेड समनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ी हुई एफिनिटी के साथ कौन जाने, कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं। हालांकि शहर की स्थिति की वास्तविकता ने उसे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन माइकल का ध्यान तुरंत उस चीज पर केंद्रित हो गया जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी, खुद पर और उसके मरे हुए साथियों पर। आखिरकार वे ही तो उनकी ताकत का मूल स्रोत थे। सबसे पहले तो खुद को दोबारा विकसित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह इससे इनकार नहीं करेगा। उन्हें व्यक्तिगत विकास की अनुभूति बहुत पसंद थी, यहाँ तक कि वे इसके लिए तरसते भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपनी प्रतिभा का उपयोग करके फिर से मजबूत नहीं हो सकते थे। कम से कम अभी तो नहीं। ब्रान के साथ बिताए समय ने एक बात स्पष्ट कर दी थी, जब तक कोई व्यक्ति काफी मजबूत हो और उसके पास सही अनुभव हो, तब तक अपनी नस्ल का पता लगाना उतना मायने नहीं रखता। बेशक इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके पास सही तरीकों की कमी थी। उच्च मानव जाति एक ऐसी चीज थी जिसे ब्रान जैसे विशेषज्ञ भी, जो वैसे तो ज्यादा परवाह नहीं करते थे, बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। भले ही माइकल थोड़ा मंदबुद्धि था, लेकिन वह समझता था कि उसकी वर्तमान पहचान कुछ खास है, खासकर फेडरेशन की नजरों में, अगर कभी उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चल जाए। कम से कम इतना तो उसने ब्रान से जान लिया था। लेकिन क्या होगा अगर वह एक और भी अधिक शक्तिशाली नस्ल में विकसित हो जाए? इससे समस्याओं का एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हो सकता है। माइकल को यह नहीं पता था कि किसी की नस्ल बदलने की क्षमता रखने वाले खजाने कितने दुर्लभ होते हैं, लेकिन उसे लगता था कि वे बेहद दुर्लभ होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इतनी ईर्ष्या से बात नहीं करता। वह भले ही दुनियादारी से अनभिज्ञ हो, लेकिन माइकल भी यह जानता था, एक शक्तिहीन व्यक्ति खजाने को अपने पास रखकर विपत्ति को न्योता दे रहा होता है। और अगर यह बात सामने आ जाए कि उनका यह बदलाव उनकी प्रतिभा की वजह से हुआ है, तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। क्या होगा अगर वह किसी उच्च श्रेणी की जाति के लिए प्रजनन उपकरण बन जाए? उसे पता नहीं था कि ऐसा संभव भी है या नहीं, लेकिन इस विचार मात्र से ही वह काम गया। और अगर फेडरेशन के भीतर ऐसे लोग होते जो इस तरह की सोच रखते, तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उसकी प्रतिभा दूसरों पर काम करती है या नहीं। जब से माइकल को अपनी क्षमता की वास्तविक प्रकृति का पता चला था, तब से उसने खुद से वादा किया था कि वह इसे कभी भी हल्के में प्रकट नहीं करेगा। खुद पर इसका परीक्षण करने और ब्रान से इस बारे में बात करने के बाद वह इसे सार्वजनिक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर भी सिर्फ इसलिए कि उसने खुद को जल्द ही विकसित करने की योजना नहीं बनाई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित नहीं कर सकता था। विशेषकर स्पार्टन, एक साथी इंसान होने के नाते भले ही वह मृत हो, स्पार्टन को परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। माइकल उसका उपयोग मानव जाति से परे की दुनिया का पता लगाने और उच्च श्रेणी की जातियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कर सकता था। कम से कम इससे उसे यह समझने में मदद मिलेगी कि आगे क्या होने वाला है। अपने सभी समन को पाताल लोक में भेजने के अलावा मुझे अपने सभी अनुबंध स्लॉट का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए, उसने बुदबुदाया। यह एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि अनुबंधित मरे हुओं की संख्या यह निर्धारित करती थी कि वह प्रतिदिन कितने विकास अंक प्राप्त करता है, जो उसकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था। भले ही वह व्यक्तिगत रूप से अधिक मजबूत हो जाए, लेकिन जब तक वह वास्तव में असाधारण स्तर तक नहीं पहुंच जाता, माइकल जानता था कि यह उसकी कक्षा द्वारा दिए गए लाभ से अधिक नहीं होगा। और जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए, तब तक वह अपने सभी मरे हुए प्राणियों की जाति श्रेणी को कम से कम दुर्लभ स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे अब अपने परिवार से मिलना चाहिए। हाँ, भले ही रात का समय था और शहर पर सन्नाटा छाया हुआ था, माइकल का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसके पास योजनाएं थी, वह अब भी अपने परिवार से मिलना चाहता था। लेकिन माइकल का वैसे भी पारंपरिक साधनों का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन अंधेरे में हल्की रोशनी से जगमगा रही थी। स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दिया जिसमें उसकी वर्तमान स्थिति दर्शाई गई थी। अभी काफी दूर है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन जब तक मेरे पास दिशा है, मुझे सड़क की जरूरत नहीं है। एक विचार के साथ उसने अपने मजबूत ठिकाने से अपने मरे हुए ग्रिफिन को बाहर निकाल लिया। माइकल ने ग्रिफिन की पीठ पर चढ़ गया, उसकी हरकतें सधी हुई और सहज थीं। प्राणी ने तुरंत उसके वजन के अनुसार खुद को ढाल लिया और छलांग लगाने की तैयारी में जुट गया। उसने सुनसान सड़क पर आखिरी नजर डाली। अंधेरे में इमारतें मूक दर्शकों की तरह खड़ी थीं, उनकी खिड़कियां निर्जीव थीं। चलो चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक जोरदार छलांग के साथ ग्रिफिन आकाश में उड़ गया। ठंडी और तेज हवा उसके पास से गुजरी, लेकिन उसने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सामने की ओर टिकी रहीं, उसके फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए रास्ते पर टिकी हुई थी।
जैसे ही माइकल आकाश में उड़ रहा था, संयोगवश वह उस स्कूल के पास से गुजरा जहां उसने पढ़ाई की थी, और उसके मन में विचारों की एक लहर कौंध गई। यहीं से उसके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। अगर उनकी याददाश्त सही थी तो ये लगभग 6 सप्ताह पहले की बात थी, यानी 1 महीने से थोड़ा अधिक समय पहले। और अब वह पहले ही पूरे 2 सप्ताह से अवेक न बन चुका था। उसकी आंखों में थोड़ी सी भावना झलक उठी। मुझे नए शहर के हाई स्कूल के बारे में पता कर लेना चाहिए। मुझे अभी भी कॉलेज के लिए उनकी मदद चाहिए, नहीं अकादमी में दाखिले के लिए उनकी मदद चाहिए। इस दृश्य को देखकर उसके सहपाठियों की यादें ताज़ा हो गईं और उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। कुछ देर रुकने के बाद आखिरकार उसने आलस्य को दूर भगाया और किसी को संदेश भेजने का फैसला किया। उसने अपने मैसेज खोले और मिया को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और मिया के पहले के अनुत्तरित मैसेजों को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। हे, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आशा है आप सुरक्षित होंगे। जैसे ही वह सेंड बटन दबाने वाला था, वह रुका, फिर उसने आगे कहा, देर से जवाब देने के लिए क्षमा करें, कुछ काम आ गए थे। उसने सेंड बटन दबा दिया। ये सब हो जाने के बाद माइकल ने अपना ध्यान एक बार फिर आगे की ओर लगाया और अपने घर की यात्रा जारी रखी। शहर के एक अन्य शांत हिस्से में एक अपेक्षाकृत जीवंत इलाका था, वह इलाका जहां मीरा और उसकी नई सबसे अच्छी दोस्त लिलियन मीरा की मां के साथ रहती थी। बाहर खंडहर हो चुकी सड़कें धुंधली रोशनी से जगमगा रही थीं, फिर भी कुछ युवा लोग शांत दृढ़ संकल्प के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए देखे जा सकते थे। उस क्षेत्र में कई अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति के कारण मीरा की जागीर वुडस्टोन शहर के उन कुछ अपेक्षाकृत अक्षुण्ण हिस्सों में से एक थी जो अन्यथा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और अब अराजकता के कुछ दिन बीत जाने के बाद लोग धीरे धीरे अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करने लगे थे। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि शहर ने अपनी पुरानी जीवंतता वापस पा ली है, लेकिन कम से कम अधिक निवासी अनुकूलन करना शुरू कर रहे थे। उस संपत्ति के अंदर मीरा के बैठक कक्ष में चहल पहल थी। कोनों में बक्से ढेर लगे थे, दीवारों के किनारे बोरियां रखी थी। बैठक कक्ष घर से ज्यादा एक स्थायी शिविर जैसा दिखता था, लेकिन यह व्यवस्थित अव्यवस्था थी, अपने तरीके से कारगर। मीरा लिलियन के बगल में सोफे पर बैठी थी और इस बारे में चर्चा कर रही थी कि उन्हें अभी किन चीजों की जरूरत है। तभी अचानक उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। उसने सहज रूप से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे एक और बेकार सूचना की उम्मीद थी, लेकिन नाम देखकर उसकी भौहें तन गईं। माइकल। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि यह ब्रान है और उसका दिल बैठ गया। बस यही सोचकर उसका मूड खराब हो गया। ब्रान उनके सबसे ताकतवर सहपाठियों में से एक था, निस्संदेह बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसका रवैया उसे हमेशा से खटकता था। वह उसकी ताकत की प्रशंसा तो करती थी, लेकिन उसका अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने का उसका तरीका उसे बर्दाश्त करना मुश्किल बना देता था। जिस बात ने वास्तव में उसे और लिलियन दोनों को उससे दूर कर दिया, वही ये थी कि माइकल के घर की उनकी यात्रा के बाद उसने क्या करने की कोशिश की। उसने माइकल की छवि को सूक्ष्म तरीकों से खराब करने की कोशिश की थी, कभी सीधे तौर पर नहीं, बल्कि हमेशा सतह के ठीक नीचे मंडराते हुए। ब्रान अक्सर इस बारे में टिप्पणी करता था कि नेक्रोमेंसर आमतौर पर शुरुआती चरणों में कमजोर होते हैं, उनकी वास्तविक क्षमता बहुत बाद में ही प्रकट होती है, और वह भी केवल विशिष्ट परिस्थितियों में। उन्होंने दावा किया कि वर्ग की शक्ति को उजागर करने में उम्र अक्सर महत्वपूर्ण कारक होती है। अब फ्यूचर एड्स। मीरा और लिलियन हमेशा सोचती रहती थी कि उसे यह सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, या उसे ये सब बातें पता कैसे होती हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ कक्षा के बारे में सामान्य रूप से चर्चा कर रहा था, लेकिन दोनों लड़कियों को ये स्पष्ट था कि वह माइकल को निशाना बना रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जानबूझकर। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि वह बेहतर विकल्प है। वह पल आखिरी झटका साबित हुआ था। तब से ब्रान का नाम सुनते ही उनके मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता था। उसके आसपास जितना अधिक समय बिताया जाता था, उसकी उपस्थिति उतनी ही असहज होती जाती थी। इस तथ्य ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इसलिए जब उसने देखा कि यह वास्तव में माइकल का संदेश था, तो उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। उसने उस पर टैप किया और संक्षिप्त पाठ को ध्यान से पढ़ा। उसके होठों पर एक हल्की असमंजस भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसने मैसेज कर ही दिया, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। लिलियन ने उसकी आवाज को समझते हुए आगे झुककर पूछा, माइकल? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ। उसने कहा कि वह दूसरे शहर जा रहा है। उम्मीद है मैं सुरक्षित हूँ। वह थोड़ी देर रुकी, स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए बोली, हालांकि इससे पहले उसने मेरे भेजे सभी संदेशों को नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल आम आदमी की तरह, लिलियन ने उपहास करते हुए कहा, हालांकि उसके लहजे में झुंझलाहट से ज्यादा चिढ़ाने का भाव था। मीरा ने इसके बाद कुछ और नहीं कहा, लेकिन फोन को जेब में रखने से पहले उसने कुछ देर तक स्क्रीन को घूर कर देखा। उसका दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया, तो इसका कारण सरल था। उसे लगभग यकीन था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसने कोशिश भी नहीं की। अब संदेश पढ़ते ही मीरा के विचार उस शहर की ओर चले गए जिसका जिक्र माइकल ने किया था कि वह वहां जा रहा है, और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सोचो, हम दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे, पता नहीं वो मुझे देखकर क्या करेगा। शायद उसके उस ठंडे चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आ जाए। हाँ, वह पीछे की ओर झुक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। उम्मीद है कि वह ये नहीं सोचेगा कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ या ऐसा कुछ बेतुका। वह शहर बसने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, खासकर अगर आपके पास पैसा हो। माइकल की तरह मीरा भी एक छोटी मोटी करोड़पति बन गई थी, क्योंकि उसने अराजकता के दौरान अपने द्वारा मारे गए राक्षसों के अंगों को सुपरहीरो एसोसिएशन को बेच दिया था। लेकिन उनके मन में सबसे ज्यादा जो बात गूंज रही थी, वह थी, मुझे आश्चर्य है कि अब वह कितना मजबूत होगा। जरूर यह इतना बेतुका नहीं हो सकता है ना। मीरा के मन में यही विचार चल रहा था। माइकल की बात करें तो कुछ समय तक पूरी गति से उड़ने के बाद वह आखिरकार उस शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया जहां उसका परिवार स्थानांतरित हो गया था, ब्राइटगेट सिटी।
उनकी चाची के अनुसार ब्राइटगेट एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार यह काफी विकसित था। वहां एक अच्छा 3 बेडरूम वाला घर लगभग $800,000 में बिकता था और उसी तरह के घर का किराया लगभग $40,000 प्रति वर्ष था। दूर से ही माइकल ये बता सकता था कि ब्राइटगेट वुडस्टोन की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध दिखता था। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ढूंढने में कितना समय लगेगा, या क्या मुझे सीधे उसे फोन कर देना चाहिए। ब्राइटगेट में उनके परिवार के आगमन ने एक नए अध्याय, एक नए घर की शुरुआत भी कर दी थी। किराए का घर नहीं, बल्कि एक ऐसा घर जिसे उन्होंने वास्तव में खरीदा है। इसकी कीमत लगभग $950,000 थी, जो माइकल द्वारा अपनी चाची को दिए गए $1 मिलियन में से ली गई थी, वह पैसा जिसे उनकी चाची ने खरीद के तुरंत बाद वापस करने पर जोर दिया था। घर पूरी तरह से सुसज्जित था और एजेंट के अनुसार इसमें मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत थी। अब तक तो आंटी मिया को सब कुछ अंतिम रूप दे देना चाहिए था, जिसका मतलब था कि घर आधिकारिक तौर पर उनका हो गया था। पृथ्वी के विपरीत अरोरा पर इंटरनेट से जुड़े घोटाले लगभग न के बराबर थे। लेन देन और पहचान को सटीकता से सत्यापित करने के लिए प्रणालियां मौजूद थीं। अगर आज भी कोई लोगों को धोखा देता है तो आमतौर पर वे कंपनियां ही होती हैं। माइकल के दिमाग में कई विचार कौंधे और उसने अपने मरे हुए ग्रिफिन को वापस अपने भंडारण स्थान में रख दिया। सच तो यह है कि वह अभी भी शहर के वास्तविक बाहरी इलाके से काफी दूर था। सामान्य मानवीय दृष्टि से कोई व्यक्ति केवल दूर स्थित शहर की रोशनी को ही देख पाएगा। माइकल जानबूझकर समय से पहले ही उतर गया था, वह कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। कौन जानता था कि इस जगह पर लियान जैसा कोई और जादूगर मौजूद है या नहीं। हालांकि फेडरेशन ने अलौकिक दुनिया के बारे में जानकारी पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी थी, लेकिन माइकल को यकीन नहीं था कि वह स्वतंत्रता कितनी दूर तक फैली हुई थी या क्या प्रत्येक शहर के अपने नियमों का एक अलग सेट था। उन्हें बस इतना पक्का पता था कि वे अपनी पहली यात्रा में किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिए जाना और सवालों की बौछार का सामना करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक गहरी सांस लेकर माइकल दौड़ने लगा। वह रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ा। उसकी अमानवीय गति ने उसके आसपास की दुनिया को हवा और छाया के धुंधलेपन में बदल दिया। वह छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ध्यान आकर्षित करना भी उसके हित में नहीं था। ब्राइटगेट के बाहरी इलाके मीलों तक फैले हुए थे, लेकिन जैसे जैसे माइकल आगे बढ़ता गया आसपास का वातावरण बदलने लगा। रोशनी तेज हो गई, सड़कें अधिक व्यवस्थित हो गईं, सभ्यता के निशान फिर से दिखने लगे और अंततः शहर ने उनका स्वागत किया। ब्राइटगेट जीवंत महसूस हो रहा था। देर रात भी हवा में फैली स्ट्रीट फूड की खुशबू और कई अन्य चीजें, ये सब वुडस्टोन की शांत सुनसान सड़कों की यादों से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। दूर क्षितिज पर विशाल इमारतें दिखाई दे रही थीं, जिनकी कांच की खिड़कियां प्रकाश से जगमगा रही थीं। आधी रात के बाद भी दुकानें खुली रहीं। डिजिटल बोर्डों पर विज्ञापन और समाचार बुलेटिन प्रदर्शित किए गए। माइकल ने भी कुछ ऐसा देखा जिससे उसका आमतौर पर भावहीन रहने वाला चेहरा खिल उठा और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक कार थी, एक नीची उड़ान भरने वाली कार जो आसमान में कम ऊंचाई पर मंडराती है। मुख्य सड़क के ऊपर आकाश में सहजता से उड़ता हुआ, शांत और चिकना सा दिखने वाला वह यंत्र किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। माइकल ने अपनी चाल धीमी कर ली, हुडी ऊपर कर ली, हाथ जेब में डाल लिए और चारों ओर नजरें गड़ाए देखने लगा। यहाँ फेडरेशन की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। माइकल ने अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी इंद्रियों को थोड़ा फैलाया। उसकी निगाह पास की एक चौकी पर गश्त कर रहे वर्दीधारी लोगों के एक समूह पर आकर ठहर गई। पहले तो उसे लगा कि उसने उन्हें गलत महसूस किया है, लेकिन दूसरी बार जांच करने पर इसकी पुष्टि हो गई। उनमें से सबसे कमजोर भी कम से कम प्रथम श्रेणी का साधक था। वे विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, उनमें से अधिकांश मुश्किल से सीमा से थोड़ा ऊपर थे, लेकिन मुद्दा यह नहीं था। वे सचमुच अलौकिक शक्तियां रखने वाले लोग थे। पब फ्यूचर विज्ञापन वुडस्टोन के विपरीत, जहां माइकल को ऐसे लोगों से तभी सामना करना शुरू हुआ जब वह खुद उनमें से एक बन गया। यहाँ ब्राइटगेट में वे अपेक्षाकृत आम प्रतीत होते थे। माइकल ने उड़ती हुई कार की ओर एक बार फिर नजर डाली, उसे इमारतों की एक कतार के पीछे गायब होते हुए देखा, फिर आगे चलता रहा। वह पहले ही समझ गया था ब्राइटगेट एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। माइकल ने आह भरी, जादू का इस्तेमाल कम से कम करना ही बेहतर है। फिर भी उसके मन में थोड़ी राहत थी। ब्राइटगेट में अफरा तफरी नहीं थी, ये स्थिर और व्यवस्थित लग रहा था, जिसका मतलब था कि उसका परिवार यहाँ सुरक्षित रहेगा। उसने अपना फोन निकाला और अपनी चाची द्वारा पहले भेजी गई लोकेशन चेक की। जब उसने आसपास पूछताछ की तो उसे पता चला कि यह ज्यादा दूर नहीं था, 5 ब्लॉक दूर, शायद 6 ब्लॉक दूर अगर वह मुख्य सड़क से बचता। माइकल के कदम तेज हो गए। 15 मिनट बाद वह एक 4 दीवारी वाले एस्टेट के सामने खड़ा था। एक साफ सुथरा आधुनिक पड़ोस जिसमें छोटे छोटे आलीशान घर हैं और हर घर के चारों ओर छटे हुए झाड़ियां हैं। प्रवेश द्वार के पास तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, सिर से पैर तक उसकी जांच की। माइकल जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह अंदर दाखिल हुआ। रास्ता पत्थर की टाइलों से बना था और उस पर चमकने वाले मशरूम लगे थे जिनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी नजर केंद्र के पास एक घर पर टिक गई। बस इतना ही था, उनका नया घर। वह बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ गया, उसका हाथ दरवाजे के ठीक ऊपर हिचकिचा रहा था। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। शांत हवेली में वह ध्वनि धीरे धीरे गूंज उठी। अंदर एक बत्ती टिमटिमा उठी और माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। वह घर पर था। हम दोबारा। दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ खुला और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पब फ्यूचर एड्स। फिर एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। माइकल, जैसे ही आंटी मिया ने उसे कसकर गले लगाया, उसे हलचल और गर्माहट का एक झोंका सा महसूस हुआ। वह अभी भी घर के कपड़ों में थी, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और पैरों में मुलायम चप्पलें थीं।
लेकिन उसकी बाहें मजबूत थी, इतनी मजबूत की तसल्ली भी मिली और वह उम्मीद से कहीं ज्यादा देर तक टिकी रही। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा और थोड़ा पीछे हटकर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। तुमने तो फोन भी नहीं किया। माइकल के चेहरे पर भावहीनता बनी रही, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था आंटी मिया। उसने एक गहरी सांस ली, आधी हंसी आधी आह। अभी भी उतने ही विचारशील हो, है ना? हाँ हाँ। आंटी मिया ने उसे एक और निगाह से देखा, वह निगाह जो सिर्फ परिवार के सदस्य ही डाल सकते हैं। फिर उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। चलो अंदर आ जाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। माइकल अंदर दाखिल हुआ। घर गर्मजोशी से भरा था, साफ सुथरा, आधुनिक, लेकिन कुछ निजी स्पर्शों से सजा हुआ था जो इसे घर जैसा एहसास देते थे। मुलायम कालीन, गर्म रोशनी, हवा में लवेंडर की हल्की सी खुशबू। दरवाजे के पास एक छोटी सी शेल्फ पर फ्रेम की हुई तस्वीरें रखी थीं। उनमें से अधिकतर लिली की थीं, कुछ आंटी मिया और उनके दिवंगत पति की थीं, और केवल एक तस्वीर माइकल की थी जब वह बहुत छोटा था। उसने जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा देर तक उसे घूर कर देखा। लिली सो रही है, आंटी मिया ने उसकी बात रुकते हुए देखकर कहा। घर बदलने के बाद से वो थकी हुई है। वो बच्ची अपनी थकान छिपाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन तनाव, बच्चों पर इसका असर अलग अलग होता है। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। वह ठीक है, अब वो ठीक है, तुम्हारी वजह से। आंटी मिया मुस्कुराई और उनके बालों को सहलाते हुए बोली, और इसका श्रेय लेने से बचने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम न होते तो हम यहाँ न होते। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। चलो मैं तुम्हें आसपास घुमा देता हूँ। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका डिजाइन बहुत अच्छा था। आंटी मिया सबसे पहले उसे रसोई में ले गई, जो चमकदार, बेदाग और इतने खाने से भरी हुई थी जितना उसने सालों में कभी नहीं देखा था। तुम्हें तले हुए पकौड़े पसंद हैं? पास की एक दुकान से ढेर सारे खरीदे हैं। बाद में कुछ गर्म कर लूंगी। मैंने वो सूप बनाना भी सीख लिया है जो तुम्हें बचपन में बहुत पसंद था। बहुत दिनों से नहीं खाया। और वह कहना चाहती थी कि यह बहुत महंगा है, लेकिन तभी उसे अपने बैंक खाते की याद आ गई। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम्हें अभी भी वो बात याद है? मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझे सब कुछ याद है। वह मुस्कुराई, फिर बगल के गलियारे की ओर इशारा करते हुए बोली, मेहमानों का कमरा तुम्हारा है। वैसे अगर तुम्हें थोड़ी शांति चाहिए तो हम स्टडी रूम खाली करवा सकते हैं। लिली ने पीछे वाला कमरा लिया था। उसे बगीचे का नजारा दिखाने वाली खिड़की चाहिए थी। वह अतिथि कक्ष के द्वार पर रुकी और उसे खोला। साफ बिस्तर, मेज, अलमारी, सरल और शांतिपूर्ण। आप अपना सामान यहीं छोड़ सकते हैं। कल हम आपकी जरूरत की हर चीज ले लेंगे, कपड़े, सामान। अब हमें थोड़ी राहत मिल गई है। माइकल ने कमरे में चारों ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। यह अच्छा है। आंटी मिया ने कुछ और सेकंड तक चुपचाप उसे देखा, फिर धीरे से बोली, माइकल तुम घर आ गए हो। जब तक तुम्हें इसकी जरूरत हो तब तक यहीं रहो।